हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल आफताब स्टडी क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साइंस के लिए पार्ट 1 के बारे में। दोस्तों, इसके मैंने पार्ट 3 पढ़ा दिए हैं और ये पार्ट नंबर 4 है। आज हम लोग बात करेंगे उत्तल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध के बारे में। ठीक है दोस्तों, आपको इस वीडियो में यूवीएफ में संबंध बताया जाएगा और इसके साथ साथ इसकी कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएँ भी बताई जाएंगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए दोस्तों, उत्तल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध को हम लोग किस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे, तो समझिएगा इसको डेरिवेशन को। और दोस्तों, अगर आपने इससे पहले अवतल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध नहीं पढ़ा है तो आप लोग पार्ट 3 देख लीजिएगा, उसमें मैंने इसे पढ़ा दिया है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपके लिए यहाँ पर एक चित्र बनाया गया है जिसमें आपको यहाँ पर देखिए एक उत्तल दर्पण दिख रहा है M1 M2, जिसमें एक वस्तु रखी हुई है। देखिए ए वस्तु रखी ए बी, यहाँ पर एक वस्तु रखी गई है और जिसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है यहाँ पर ए डैश बी डैश का एक प्रतिबिंब बन रहा है। आप सभी लोग जानते हैं कि फोकस दूरी f होती है, वक्रता केंद्र जो होता है वो c होता है, और इसकी दूरी निकालेंगे तो हो जाएगी r, मतलब वक्रता त्रिज्या होती है। तो इस प्रकार से आपको सभी दूरियां तो पता होंगी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर लेंगे त्रिभुज ए बी सी लेंगे, ए बी और ए सी यहाँ पर, और एक त्रिभुज लेंगे हम लोग ए डैश बी डैश सी। एक कौन सा लेंगे, ए डैश बी डैश सी। तो आइए देखते हैं इसे किस प्रकार से सॉल्व किया आगे देखिएगा। यहाँ पर सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़िएगा कि माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F एवं वक्रता केंद्र C है। माना दर्पण के ध्रुव P से U दूरी पर एक वस्तु A भी रखी है जिसका A डैश B डैश V दूरी पर बनता है प्रतिबिंब। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप लोग इतनी बात तो समझ गए होंगे। फिर मैंने आपको बताया त्रिभुज कौन सा लेंगे, ABC तथा A डैश B डैश C। कौन सा ABC A डैश B डैश C है, आइए देखते हैं चित्र में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से लेकर आपका एक त्रिभुज ये गया यहाँ तक है, ये त्रिभुज है ABC, और यहाँ से एक और बना है, ये वाला कौन सा, ये है A डैश B डैश C। तो इस प्रकार से आपके दो त्रिभुज हैं, आपको इनका लंब और लंब को इसके मतलब अनुपात बराबर करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर लिख लिया है, देखिए सबसे लिखा है, देखिए कोण ACB बराबर कोण A डैश B डैश A डैश C डैश B उभयनिष्ठ। कौन सा कोण, आइए दिखाते हैं हम आपको। यहाँ पर देखिए आपका ये वाला कोण जो है, ये वाला कोण, ये दोनों में मिल रहा है तो आपका ये वाला उभयनिष्ठ होगा। दूसरा आपका देखिए ये कोण 90 का होगा, ये कोण भी 90 का होगा। तो देखिएगा यहाँ पर दिखा रहे भी आपको मैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 90 अंश के कोण हो गए दोनों। जब कोई भी त्रिभुज में दो चीज़ें समान होती हैं तो उसका मतलब होता है कि त्रिभुज समरूप हो जाता है। तो यहाँ दिखा है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज A डैश B डैश C। जब भी त्रिभुज समरूप होगा तो आप समझ लीजिएगा कि उसका लंब और इसके अपार में छोटे वाले त्रिभुज का लंब बराबर AC, मतलब बड़े वाले त्रिभुज का आधार उसके बटे में छोटे वाले त्रिभुज का आधार। तो लंब के अपमान में लंब लिख लेंगे और बराबर कर लेंगे हम लोग मतलब आधार के अनुपात में आधार को बराबर करेंगे। तो हमने क्या किया, समीकरण 1 को बना दिया है। इसी प्रकार से दोस्तों हम अब दूसरे मतलब त्रिभुज को देखेंगे। आइए देखते हैं कौन सा त्रिभुज लेंगे हम लोग। अब हमें त्रिभुज देखना है A डैश B डैश F, ये इतना छोटा सा, इतना बड़ा, और एक यहाँ से लेकर इतना बड़ा। ठीक है, ये दो त्रिभुज लेने हैं हमें। ठीक है, ये दो त्रिभुज हमें आपको लेने यहाँ पर है। तो इसमें वही काम होगा, देखिए 90 अंश के दो होंगे, ये एक उभयनिष्ठ होगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार से ये भी देख रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिखा है कोण त्रिभुज MNF तथा त्रिभुज A डैश B डैश F में लिखा है कोण MFN बराबर कोण A डैश F B डैश क्या है, उभयनिष्ठ है। तो उभयनिष्ठ तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए 90 अंश की बात की गई है, तो 90 अंश मैं आपको बता चुका हूँ कौन से कोण 90 अंश के थे। तो देखिए यहाँ पर 90 अंश के कोण अगर देखें हम लोग तो यहाँ पर देखिए ये वाले कोण आपके 90 अंश के थे, है 90 के थे, तो आप वो भी समझिएगा यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है 90 अंश का। और दोस्तों देखिए इसके बाद देखिए कहाँ गया यहाँ पर, अब देखिए इसके बाद लिखा है त्रिभुज MNF सर्वांगसम हो गया है त्रिभुज A डैश B डैश F के। सर्वांगसम होने के बाद आप पता है कि लंब के अपान में लंब लिखेंगे और बराबर आधार के अपान में आधार कर देंगे। तो दोनों कर दिया है, अगर आपने चित्र देखा होगा तो आप समझ गए होंगे इतनी बात। इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ लिखा है कि AP समांतर BM। आइए देखते हैं कहाँ पर लिखा है AP समांतर BM। तो देखिए AP कहाँ पर है, AP ये वाला है और BM ये वाला है। ठीक है, तो दोनों समांतर हैं। जब समांतर हो जाएंगे तो इसका मतलब होगा कि ये वाली दूरी जो है, ये वाली दूरी ये बराबर होगी। तो इसका मतलब AB जो है बराबर हो जाएगा MN के। ठीक है, MN के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर MN की जगह अगर AB लिखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर लिखा है MN, हमने आपको बताया MN की जो क्या लिखेंगे, AB लिख देंगे। देखिए ये निकल के आया कि AP समांतर BM, इसलिए AB बराबर MN हो जाएगा। तो वो यहाँ रख दिया AB अपान A डैश B डैश बराबर NF अपान A डैश F। तो इतना कर दिया है। अब दोस्तों अगर आप लोग देखें यहाँ पर सही से देखें तो आपको दिख रहा होगा, देखिए ये वाला एक आपका समीकरण था और एक ये वाला बना हुआ है, इन दोनों में AB अपान A डैश B डैश मिल रहा है, तो ये आपका हट जाएगा। अब आपका आएगा सिर्फ निकल के कि AC अपान A डैश से
बराबर हो जाएगा NF/A-F के, इतना ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिख दिया है मैंने, इसके आगे क्या लिखा है, AC/A-C बराबर NF/A-F। अब देखिए आगे क्या रखा है कि यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है तो n बिंदु P पर होगा। कैसे, एक उत्तल दर्पण है, इसमें देखिए दोस्तों आपका M यहाँ पर था, M यहाँ पर था और आपका N यहाँ पर था और यहाँ पर था P। दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, इसका मतलब दर्पण बहुत छोटा हो। जब बहुत छोटा होगा तो इसका मतलब P भी यहीं पर होगा, N भी वहीं पर हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पर P होगा वहीं पर N होगा, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बहुत छोटा हो तो N बिंदु P पर होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए NF था, वहाँ पर कर दिया हमने PF। ठीक है, NF के जब क्या किया, PF कर दिया है। इसके बाद देखिए आगे क्या किया है, अब देखिए AC/A-C आ गया है और बराबर PF/A-F, इतना तो आपका निकल के आ चुका है। अब आपको यहाँ पर चेक करना है कि जो आपको AC दे रखा है, तो AC को हम लोग लिख सकते हैं AP+PC। ये हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं तो वो भी समझिएगा। यहाँ पर आपको देखना है, देखिए दोस्तों AC आपको कहाँ पर दे रखा है। ठीक है, AC की बात यहाँ पर देखिए कहाँ पर हो रही है, तो देखिए यहाँ से A और यहाँ से इतना। ठीक है, तो इसे हम लोग दो टुकड़े कर सकते हैं, इसके यहाँ पर P होगा तो इसे लिख सकते हैं AP+PC। AC को लिख सकते हैं AP+PC। तो हमने यहाँ पर वही किया है और इसी प्रकार दोस्तों हमने सभी को चेंज कर दिया है। ठीक है, तो देखिए इसे AP+PC कर दिया है, इसे PC-P कर दिया है। तो इस प्रकार से चारों को हमने यहाँ पर चेक कर लिया है। ठीक है, अगर आप लोग अपनी कॉपी पर चित्र बना लेंगे पहले से ही तो आपको समझने में कोई भी समस्या नहीं होगी। अब देखिए इसके बाद में इन सबके मान रखें, आपको AP क्या होगा, माइनस का U। इसका मतलब देखिए दोस्तों वस्तु की दूरी हमेशा माइनस की होती है, तो यहाँ पर माइनस का U बिल्कुल सही है। PC बराबर 2F, आप जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस की दूरी होती है, तो 2F हो गया, बिल्कुल सही भी सही है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस की होती है, तो आगे देखिए PF बराबर प्लस का F का, ये भी सही है। और PA मतलब प्रतिबिंब की दूरी, ये भी इसकी प्लस की होती है। तो आपको सभी चिन्ह सहित आपको ये मान दे रखे हैं। अब आपको इस वाले समीकरण में इन सभी मानों को रखना है। ठीक है, किस प्रकार से रखेंगे तो आइए यहाँ पर देखते हैं हम लोग किस प्रकार से हम लोग रखेंगे यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर क्या किया है, सभी के मान रख दिए हैं। यहाँ पर देखिए आपके पहले यहाँ समीकरण क्या था आपका वो समझिएगा। यहाँ पर आपका समीकरण था ये वाला। ठीक है, और देखिए यहाँ से AP का मान रखा है माइनस का U, और देखिए PC का मान कितना था, देखिए माइनस प्लस का 2F है, तो यहाँ प्लस का 2F रख दिया। तो इस प्रकार से सभी मानों को यहाँ पर रख दिया गया है। इसके बाद दोस्तों देखिए इस समीकरण को आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करेंगे हम लोग, तो इसकी कैंची गुणा करेंगे, मतलब क्या है कि F-V की गुणा इसमें कर देंगे इधर वाले में, और F की गुणा कर देंगे इस वाले को उधर ले जाएंगे। ठीक है, तो इसकी गुणा करने के बाद आपका निकल के आ गया है, देखिए कितना आया है, ये आपका इतना निकल के आ गया है। अब देखिए इसके बाद में हमें एक काम करना पड़ेगा कि दोनों ओर UVF से भाग करना पड़ेगा, इसका आंसर तभी आ पाएगा। तो UVF में भाग करने के लिए देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर क्या किया है, इसमें UVF से भाग कर दिया है। तो आपका पहले देखिए UF से UF कट गया, आपका बच गया 1/V, प्लस देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या बचा आपका है, यहाँ पर आपका बचा है VU से VU कट गया, 1/F बचा है, 1/U बचा है। तो आपका प्रूफ हो गया है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। इस प्रकार से दोस्तों आपने ये तो प्रूफ कर दिया है। इसके बाद दोस्तों देखिएगा आप समझ गए होंगे ये तो किस प्रकार से प्रूफ किया है। आप लोग इसे दोबारा हल कीजिएगा, अगर समझ में ना आया हो दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों देखिए इस पार्ट की कुछ प्रमुख परिभाषाएं बची हुई हैं अभी, उसे भी देख लीजिए यहाँ पर आगे। सबसे पहले दोस्तों देखिए बात की गई है संयुग्मी फोकस की। क्या लिखा है, दर्पण अथवा लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदुओं का जोड़ा जिसमें से एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है और दूसरे बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब पहले बिंदु पर बनता है, एक दूसरे के संयुग्मी फोकस लाते हैं। मतलब क्या है, ये मुख्य अक्ष है, इस पर मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पर रखा है, एक बिंदु यहाँ पर है। क्या कह रहा है कि एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब मतलब ये बन रहा है, तो ये दूसरी बिंदु के ऊपर, ये बिंदु यहाँ पर रखी वस्तु तो इसके ऊपर बन रहा है। समझिए फिर से एक बार, यहाँ पर देखिए एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए दोस्तों एक वस्तु रखी यहाँ पर है, एक वस्तु यहाँ पर रखी है। अगर वस्तु यहाँ पर होगी तो इसका प्रतिबिंब बनेगा इसके ऊपर, इस प्रकार से। अब वस्तु अगर यहाँ पर होगी, ये वाली वस्तु है, तो उसका प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से कह रहा है कि एक दूसरे के ऊपर बनता है। फिर आगे बात की गई यहाँ पर है कि अवतल दर्पण में संयुग्मी फोकस के अनंत जोड़े होते हैं, याद करिएगा इस पॉइंट को, और उत्तल दर्पण में संयुग्मी फोकस नहीं होता है। देखिए दोस्तों इसके बाद में आपकी अगली हेडिंग क्या है, रेखीय आवर्धन क्या होता है। तो रेखीय आवर्धन देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई एवं वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। M बराबर I/O बराबर -V/U। आपके लिए ये सूत्र आपको दे रखा है, ये सवाल लगाने का काम आएगा, इसलिए आप सूत्र को भी नोट करिएगा। जहाँ पर देखिए दोस्तों I क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई, O क्या होता है, वस्तु की लंबाई, और वस्तु की दूरी की बात करें तो होती है U, और प्रतिबिंब की दूरी कितनी होती है, V होती है। ठीक है, ये दूरियाँ होती हैं, ये लंबाइयाँ होती हैं। इसके बाद दोस्तों देखिएगा अवतल दर्पण के उपयोग और उत्तल दर्पण के उपयोग बचे हुए हैं हमारे। तो देखिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है दाढ़ी बनाने में, कान, नाक और गले की भीतरी अंगों की जाँच करने में इसका उपयोग किया जाता है। दर्पण की बात की जाए उत्तल दर्पण का उपयोग तो सड़क पर लगे लैंपों में, मोटर तथा ट्रक चालकों की सीट के पास उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है जितने भी क्वेश्चन बचे हुए थे वो सभी इसमें सॉल्व हो गए हैं।
अगर आपको वीडियो पसंद आया है, देखिए दोस्तों मैंने इसमें पूरा पाठ पढ़ा दिया है, उसके सवाल जो है आपको अगले वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप लोग वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।